नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 9th एंड 10th अक्टूबर 2022। सबसे पहला न्यूज़, तमिलनाडु गवर्नर अप्रूव्स ऑर्डिनेंस बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन स्टेट। देखिए, आजकल हमारे देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स बहुत होते हैं दोस्तों, जैसे कि रमी गेम्स है, पोकर गेम्स है, तो ये सबको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसके रिगार्डिंग तमिलनाडु गवर्नर RN रवि साहब एक ऑर्डिनेंस के लिए असेंट दिया है। ठीक है, so the prohibitions include online gambling, playing online games of chance, namely rummy and poker, with money and other forms of stakes। देखिए दोस्तों, रिसेंटली कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो गेम ऑफ लक है वो बैन कर सकते हैं, पर गेम ऑफ चांस बैन नहीं कर सकते। गेम ऑफ चांस मतलब जिन गेम्स में थोड़ा बहुत स्किल की भी ज़रूरत है। ठीक है, गेम ऑफ लक मतलब बिल्कुल वो लक है, इसमें कोई स्किल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गेम ऑफ चांस मतलब थोड़ा बहुत स्किल भी यूज़ करना है। तो कोर्ट का कहना यह था जिसमें लक के साथ साथ स्किल की भी ज़रूरत है, उसे बैन करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप ही देखिए, तमिलनाडु ने सारे ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स को, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन किया है। ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग इन एनी मीडिया विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंड्यूसेस ए पर्सन टू प्ले। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दे सकता, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना कि मैंने इतना पैसा जीता है, उन्होंने उतना पैसा जीता है, तो आप भी खेलो, तो इस तरह किसी को भी इंड्यूस भी नहीं कर सकता। एंड नो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट गेटवेज कैन एंगेज इन ट्रांजैक्शंस। तो सबको मना किया है। बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कोई भी तमिलनाडु में बैठकर ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलेंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना है सब कुछ उन्होंने किया है। ठीक है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मना किया है कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप अप्रूव नहीं करेंगे। बेसिकली देखिए, जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होता है, गैम्बलिंग गेम्स होता है, उसमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे डालना पड़ता है, वो भी बंद किया है। ठीक है, साथ साथ मैं ऑर्डिनेंस के बारे में भी बता देता हूँ। वैसे काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस इज ए लॉ दैट इज प्रमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखिए, हमारा पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो ये सेशन के बीच में जो टाइम रहता है ना, उस टाइम पर इमरजेंसी में अगर कोई लॉ पास करना है तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू लॉ। बस अगला पार्लियामेंट सेशन जब भी होगा वो ऑर्डिनेंस को डिस्कस करके पास करवाना होगा, बस वही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम वैलिडिटी कितना दिन है। नाउ, प्रेसिडेंट प्रोमulgates एन ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। देखिए, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अपने आप प्रोमulgate नहीं कर सकते, उसके लिए यूनियन कैबिनेट का रिकमेंडेशन की जरूरत है। वैसे प्रेसिडेंट अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता हमारे देश में, ये बात भी आपको पता होगा। सिमिलरली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में आओगे तो ये ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने का जो पावर है वो गवर्नर को दिया हुआ है। जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं रहेंगे तब गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। ठीक है, नाउ 2 आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 213 डील्स विद पावर ऑफ गवर्नर टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस इशू करने का जो पावर है प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, गवर्नर के लिए आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट्स इट्स रेसिंग डे ऑन 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हुआ था अक्टूबर 8 को। वैसे अक्टूबर 8, 1932 को इंडियन एयरफोर्स रेज हुआ था। इस साल 90 ईयर्स कंप्लीट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये बात आपको पता होगा। वैसे शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स जो है, जहाँ पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स है। इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब। अगला है, नेशनल लोक अदालत टू बी हेल्ड अक्रॉस कंट्री ऑन नवंबर 12। नेशनल लोक अदालत कंडक्ट होगा 12 नवंबर 2022 को टू डिस्पोज ऑफ पेंडिंग केसेस थ्रू सेटलमेंट। क्या होता है दोस्तों लोक अदालत? लोक अदालत ऐसा एक फोरम है जहाँ पे केसेस और डिस्प्यूट्स जो कोर्ट में पेंडिंग है या फिर ऐसे केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है उसे कोर्ट के बाहर सेटल करने का। वैसे प्री लिटिगेशन स्टेज मतलब क्या होता है? देखिए, एक केस का हियरिंग शुरू होने से पहले अटॉर्नी जो है डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स ये सब कलेक्ट करते हैं ना, ये स्टेज को बेसिकली वो केस का लॉसूट वगैरह फाइल होने से पहले जो टाइम है उसे आप प्री लिटिगेशन स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस जितने भी पेंडिंग हैं वो सारे केसेस का सॉल्यूशन कोर्ट के बाहर करने का एक फोरम है दोस्तों लोक अदालत। वैसे अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लोक अदालत विल हैव द सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट। तो एक सिविल कोर्ट का सारे पावर्स दिया हुआ है लोक अदालत को अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के हिसाब से लोक अदालत के जो डिसीजन होगा इट इज कंसिडर्ड एज ए सिविल कोर्ट वर्डिक्ट एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज।
तो लोक अदालत का जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, एक सिविल कोर्ट वर्डिक्ट जैसा कंसिडर भी करना है, ठीक है। तो अभी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि करीब 6,08,000 कंज्यूमर केसेस पेंडिंग है देश में। तो ये सारे केसेस का एक अमिकेबल सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे लोक अदालत में। तो ये जो 6,08,000 कंज्यूमर केसेस है, इसमें 1,68,000 पेंडिंग केसेस इंश्योरेंस फील्ड में है, 71,000 बैंकिंग फील्ड में, 33,000 इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में है, ठीक है। वैसे आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। तो ये जो लोक अदालत कंडक्ट करता है, इसे आप आर्टिकल 39A से रिलेट कर सकते हो। बेसिकली डीपीएसपी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ये बोला है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। अगला है जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट इनोग्रेट्स बर्ड फेस्टिवल एट पहलगाम। जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज ने बर्ड फेस्टिवल 2022 इनोग्रेट किया है पहलगाम में। पहली बार इस तरह एक बर्ड फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। वैसे आजकल जम्मू एंड कश्मीर की अथॉरिटीज कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, उसी का एक पार्ट आप बोल सकते हैं जो बर्ड फेस्टिवल 2022 है। एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन द सैंक्चुरी फाउंडेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट करके फेस्टिवल होगा। वैसे इंडिया में टोटल 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, इसमें से 600 आपको कश्मीर में दिखेगा। कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज है मोनाल, जंगल बुश क्वेल, शिकरा, हिमालयन बुलबुल, ट्रैगापोन, कॉमन किंगफिशर एक्सेट्रा। वैसे स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है दोस्तों? कलीज फेसेंट है। स्टेट एनिमल ऑफ जे&के कश्मीर स्टाग है, जिसे हंगुल भी बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे&के मनोज सिन्हा साहब है। अगला है गुजरात मोथेरा टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मोथेरा विलेज को आज द फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया है। And the project to make Mothera the first solar powered village is a joint effort by the central and state governments at 80.66 crore। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है दोस्तों 80.66 करोड़, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट एफर्ट्स है। नाउ सोलर पावर कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एदर थ्रू फोटोवोल्टाइक पैनल्स और थ्रू मिरर्स दैट कॉन्संट्रेट सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर रेडिएशन से एनर्जी क्रिएट करने का दो ऑप्शन है, या तो फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगा लो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और एक ऑप्शन है दोस्तों मिरर यूज करके। मिरर यूज करके आप सोलर रेडिएशन को कॉन्संट्रेट करके भी हीट एनर्जी क्रिएट कर सकता है, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। वैसे आपने बचपन में खेला होगा, कोई भी एक मिरर लेके अगर आप सनलाइट को कॉन्संट्रेट करेंगे तो इससे हीट एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और बी स्टोर्ड इन बैटरीज और थर्मल स्टोरेज, ठीक है। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर एनर्जी जो है, इट इज ऑफन रेफर्ड टू अस क्लीन एनर्जी, नेचुरल सोर्सेस से या फिर प्रोसेसेस से जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जिसे आप कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश कर सकते हैं, इसे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। अगला है डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हानले लद्दाख इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये न्यूज़ हमने पहले भी कवर किया था जब ये डिसीजन आया था, तो अब फिर से न्यूज़ आया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है अगले 3 महीने में इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप होगा हानले लद्दाख में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। हानले 4500 मीटर्स अबोव सी लेवल है, इधर काफ़ी सारे टेलीस्कोप्स रखा हुआ है, विच इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑप्टिमल साइट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो हानले लद्दाख है ना, ये सबसे अच्छा एक साइट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, बेसिकली स्पेस ऑब्जर्वेशंस के लिए सबसे एप्ट जगह है हानले जो है। वैसे डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? इट इज़ एन एरिया यूजुअली सराउंडिंग ए पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट रिस्ट्रिक्ट्स आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा ना, कहीं से भी कोई लाइट नहीं आ रहा है, रात को एकदम क्लियर स्काई दिखेगा, उन एरियाज को आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज कर सकते हो, सबसे क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा एक जगह है हानले लद्दाख, उधर एक डार्क स्काई रिजर्व सेटअप होने वाला है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द पर्पस ऑफ द डार्क स्काई मूवमेंट इज जनरली टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी एंड अवॉइड इंटरफेरेंस ड्यूरिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। अब समझ गया ना, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के टाइम पर किसी भी तरह का लाइट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये डार्क स्काई मूवमेंट का या फिर डार्क स्काई रिजर्व का एक ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है। नाउ ये डार्क स्काई प्लेसेस को, पार्क्स को, सैंक्चुरीज को, रिजर्व्स को डेसिग्नेट कौन करता है?
इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखते हैं दोस्तों कि क्या एक जगह सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हैनले इज ए लार्ज हिस्टोरिक विलेज इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये बात आपको पता होगा। हैनले कहाँ पे लोकेटेड है? एटॉप माउंट सरस्वती इन द नीलाम खुल प्लेन इन द हैनले वैली ऑफ चंगतांग। एक ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन है, एंड उधर एक हैनले मोनास्ट्री भी है दोस्तों। ये सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल न्यूज, एग्री क्रेडिट सोसाइटीज टू बी सेटअप इन ऑल पंचायत। कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री हेडेड बाय अमित शाह जी ने अनाउंस किया है सारे पंचायत में मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सेटअप करेंगे अगले 5 साल में टू प्रमोट वेरियस कोऑपरेटिव एक्टिविटीज एट द ग्रास रूट लेवल। अभी के हिसाब से इंडिया में टोटल 65,000 एक्टिव प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, ये कम है। अगर आपको ग्रास रूट लेवल में, लोकल लेवल में एग्रीकल्चरल्स को, फार्मर्स को सपोर्ट करना है, फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है, तो हर एक पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होना चाहिए। तो क्या है ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी? ये बेसिकली एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है दैट वर्क्स डायरेक्टली विथ रूरल रेजिडेंट्स। इट एनकरेजेस एग्रीकल्चरिस्ट टू सेव, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देम, मेक लोन्स टू डिजर्विंग बोरोवर्स एंड कलेक्ट्स रीपेमेंट्स। बेसिकली इन सोसाइटी के थ्रू फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट को हेल्प मिलता है, फिनेंशियल हेल्प मिलता है। उनको अगर लोन चाहिए कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर दूसरे कुछ पर्पस के लिए, तो लोन मिल जाएगा इन सोसाइटी से। और ये सोसाइटी जो है डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो रूरल रेजिडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, ये सबसे लोवेस्ट यूनिट है दोस्तों, एक 3 टियर स्ट्रक्चर का। बेसिकली आपने देखा होगा स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, उसी के नीचे विलेज लेवल में है ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। शायद आपके भी जो विलेज है उधर भी इस तरह के एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होगा, ठीक है। एंड दे ऑलरेडी हैव बीन ऑटोमेटेड बाय द नाबार्ड एंड ब्रॉट ऑन द कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये सारे जो सोसाइटीज है, ठीक है, ये स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज लेवल हो गया, ये सबको एक कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट भी किया है नाबार्ड ने। नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड बेसिकली रूरल डेवलपमेंट। एक बार पता कीजिएगा, शायद मैंने नाबार्ड का फुल फॉर्म गलत बोला, हाँ याद आ गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सही है ना। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।